होली के बाद से बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। एक और जहां लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपनी हुड़दंगी होली की वजह से फिर से एक बार चर्चा के केंद्र में आने का काम किया और उनकी वजह से बिहार सरकार एक सिपाही की नौकरी चली गई। इसके अलावा उन्होंने जिस अंदाज में किया उसको कवर अप करने के लिए, तेज प्रताप के इस कार्रवाई को कवर अप करने के लिए, होली के इस हुड़दंग को कवर अप करने के लिए तेजस्वी को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि अगर आने वाले दिनों में तेजस्वी के नेतृत्व में कोई सरकार बनती है तो उसकी बिरादरी के लोग, जिसके एटीट्यूड में सिर्फ और सिर्फ हुड़दंग है और बिहार के लोग घबराते हैं कि एक बार फिर से लालू राज की वापसी हो जाएगी और उस राज में क्या ऐसा ही हाल रहेगा, ये बात बताने के लिए तेजस्वी को जाहिर तौर पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और फिर से अपने पार्टी के दफ्तर में रंगाई पुताई करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि तेज प्रताप ने जो कुछ भी किया, आने वाले दिनों में बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो बिहार की सूरत वैसी नहीं होने वाली। इसके अलावा इसके इतर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के घर में होली मिलन के अवसर पर जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर बता रही है कि नीतीश कुमार की विनम्रता का लबादा ओढ़ करके निशांत कुमार राजनीति में कदम रखने वाले हैं और मुमकिन है कि 15 अप्रैल के बाद मंत्रिमंडल का कोई विस्तार हो और उसमें निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते दिखें, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं संजय झा के साथ, विजेंद्र चौधरी के साथ, निशांत की और तमाम नेता जो जेडीयू के बाहर निकल के बताया जिन्होंने कि किस विनम्रता के साथ सबके चरण छुए, निशांत कुमार ने अपने विनम्रता का लबादा उड़ा के दिखाया कि वो पिता के भांति ही विनम्र होने वाले हैं, उनकी छवि वैसे ही साफ सुथरी रहने वाली है और वो राजनीति में आने के आकांक्षी हैं। हालांकि अब तक जो भी बयान आया है निशांत की ओर से तो उसमें उसने सिर्फ यही कहा है कि एनडीए को नीतीश कुमार को यानी उनके पापा को अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बना देना चाहिए, अभी ही घोषित कर देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार की जो अवस्था है और स्वास्थ्य को लेकर जो बार बार उनके साथ जो विचलन की बातें आ रही हैं, सदन में बात करते हुए, विधानसभा में बात करते हुए उनकी जुबान फिसल जा रही है और भी कई वारदातें ऐसी हो रही हैं जिसको कहा जा रहा है लगातार कि नीतीश कुमार अब उतने स्वस्थ नहीं है। तो नीतीश कुमार के इस विनम्रता के लबादे को ओढ़कर जब निशांत कुमार मैदान में आ रहे हैं तो अब ये सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार के वोट बैंक को निशांत कुमार अपने हक में तब्दील कर पाएंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति जाति आधारित राजनीति रही है और परंपरा के तौर पर व्यक्ति को ऐसे गिना जाता है कि उसके पीछे उसकी जाति का बिहार में कितना वोट प्रतिशत है और इस वोट प्रतिशत की कहानी को नीतीश कुमार जिस अंदाज में झुठलाया, जिस अंदाज में उस पर विजय पाया, वो कुर्मी जाति से आते हैं और उस जाति के बिहार में महज 2% वोट हैं, लेकिन वो जो कुशवाहा और ओबीसी के बाकी कॉम्बिनेशन से उनका वोट प्रतिशत 16% के आसपास हो जाता है, जो कि लगभग लालू यादव के यादव आबादी के बराबर है या उससे थोड़ा ज्यादा कम है। तो बार बार देखने को मिला और यही आधार को बना करके कुशवाहा को जोड़ करके, कुछ मुस्लिम को जोड़ करके, कुछ ओबीसी को जोड़ करके, इनफैक्ट नीतीश कुमार ने जब पावर पाने के बाद अपना वोट बैंक क्रिएट किया, मजबूत वोट बैंक क्रिएट किया, तो उसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रामविलास पासवान एक तरीके से तमाम दलितों की राजनीति करते थे, दलित सेना की राजनीति करते थे। नीतीश कुमार ने पावर में आते ही ऐसा काम किया कि दलितों को ही बांट दिया, दलित और महादलित के बीच में, और इस ऑपरेशन से ये हुआ कि रामविलास पासवान की जो पासवान जाति है महज 5% के आसपास जाकर सिमट गई, जो कि एक बड़ा चंक था और बाकी नीतीश कुमार के साथ आकर जुड़ गई। तो इसके नतीजे बड़े दूरगामी हुए और काफी लंबे समय तक पासवान को राजनीति में दरकिनार करने में नीतीश कुमार सफल रहे। बार बार ये बात उससे पहले आती थी कि रामविलास पासवान बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और नीतीश कुमार के उस ऑपरेशन के बाद से, दलित महादलित के ऑपरेशन के बाद से, रामविलास पासवान का उत्तराधिकार अब चिराग पासवान के पास है और चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस बखूबी से काम किया था और बिल्कुल अलग होकर के बार बार नीतीश कुमार पर वार कर रहे थे। नीतीश कुमार एनडीए के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास थे जरूर, लेकिन उनको बाहर से रह करके चिराग पासवान ने काफी नुकसान पहुंचाया था और इसी नुकसान का नतीजा रहा कि नीतीश कुमार जब पावर में आए तो उन्होंने चिराग पासवान के पार्टी में ही ऑपरेशन कर दिया और उनके चाचा और उनके बीच में ऐसी दरार पैदा कर दी और ऐसी खाई पैदा कर दी और मुख्यमंत्री बनने के बाद, एनडीए में मजबूती के साथ उभरने के बाद नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को यानी नरेंद्र मोदी सरकार को मजबूर किया कि जो चिराग पासवान से अलग गुट है
उसके लोगों को, यानी चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, और चिराग पासवान बिल्कुल हाशिए पे चले गए। 2 साल तक लगभग दरकिनार रहने के बाद बड़ी होशियारी से लोकसभा चुनाव के ऐन पहले नरेंद्र मोदी के साथ पैचअप किया और चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए के घटक के तौर पर लड़ा, और 5 की 5 सीटें मिली, और 5 में संसदीय चुनाव में जीत के आए, लोकसभा में जीत के आए, और 100% अपना परफॉर्मेंस करके दिखाया। ये तो पारंपरिक राजनीति की बात हुई जो होली के बाद हो रही है। होली के बाद जो कुछ भी बिहार में नया हो रहा है, या होली के साथ बिहार में जो कुछ भी नया हो रहा है, उसमें प्रशांत किशोर की राजनीति, उनके जन स्वराज की राजनीति को दरकिनार करना अब लगभग मुश्किल है। और इस चुनाव के लिए आज की तारीख में किसी की तैयारी अगर सबसे मुकम्मल दिख रही है तो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर का जन स्वराज है, और जन स्वराज ने होली अपने सत्याग्रह आश्रम में मनाने के साथ ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी। मतलब आप समझ सकते हैं कितना एडवांस है उनकी तैयारी। और इस तैयारी को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जन स्वराज ने महीने भर के अंदर ही 4 उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे और 10% वोट लाने का काम किया है। तो जिस ढंग से पेशबंदी है प्रशांत किशोर की, पीके की, और वो बहुत लीड करते हुए दिख रहे हैं बिहार में, तो इसका मतलब साफ है कि आने वाला चुनाव कोई ना कोई युवा चेहरा को सामने लेकर के आएगा, और इसी युवापन के तलाश में जेडीयू ने निशांत कुमार को सामने करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव पहले से ही आरजेडी के युवा चेहरे के तौर पर सामने हैं। हाँ, कांग्रेस के अंदर एक बात जरूर हुई है, कांग्रेस ने एक हलचल सी पैदा की है इस होली के मौके पर कन्हैया कुमार की पदयात्रा से, और वो पदयात्रा वहीं से शुरू की गई है जहां से गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। और अगले महीने कहा जा रहा है कि जब अप्रैल में किसी तारीख को गांधी मैदान में कन्हैया कुमार की यात्रा, कांग्रेस की यात्रा, पदयात्रा खत्म होगी, और तब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि बिहार के राजनीति में इस पदयात्रा के जरिए कन्हैया कुमार, जो कि अच्छे वक्ता हैं, वक्ता ऐसे हैं कि उनके आगे तेजस्वी यादव भी कमजोर साबित होते हैं, और इस बात को जानते हुए लालू प्रसाद ने अब तक बिहार की राजनीति में, महागठबंधन की राजनीति में कन्हैया कुमार के आगमन को रोके रखा है अपने तरीके से। लेकिन इस बार चुपचाप कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतारा है, उन्हें उनके जरिए पदयात्रा की जा रही है। तो जाहिर तौर पर जो कुछ भी होगा उसमें कन्हैया कुमार एक चेहरे के तौर पर रहेंगे, और अगर महागठबंधन मौजूदा स्वरूप में ही रहता है तो कांग्रेस इस बार ज्यादा सीटों की दावेदारी करेगी, जबकि तेजस्वी यादव की तैयारी थी कि कांग्रेस पार्टी से अलायंस के जरिए बहुत सारे सीटों का नुकसान होता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी से कहा जाए कि तुम 19 सीट पे जीतने वाली पार्टी हो तो तुम क्यों 49 सीट्स मांगते हो। तेजस्वी यादव या आरजेडी चाहती है कि अलायंस के अंदर कांग्रेस पार्टी की हैसियत को कम किया जाए, जो महज 19 विधायकों वाली पार्टी है उसे 49 सीटों पे क्यों लड़ाया जाए और बहुत सारी सीटों को क्यों बर्बाद किया जाए। तो इस बात पे हो सकता है बात कहीं टूटे, और बात ऐसी भी टूट सकती है, लोग आकलन लगा रहे हैं कांग्रेस की तैयारी के मद्देनजर, कि कांग्रेस दिल्ली की तरह ही बिहार में भी अलग से चुनाव लड़े और महागठबंधन का हिस्सा नहीं हो। तो सूरत में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये होली से पदयात्रा, होली से हुड़दंग, होली से एक विरम चेहरे का सामने आना, होली से प्रशांत किशोर का उभर करके इस ढंग से आना कि उन्होंने एडवांस के तौर पर अपने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, और कह दिया है कि अब से ही उनके जो भावी विधायक हैं चुनाव मैदान में डट गए हैं, डोर टू डोर जन स्वराज की बातों को पहुंचाने में लग गए हैं, और उनकी जो परिकल्पनाएं होती हैं उससे बिहार में तो हलचल है ही, हर दल घबराया हुआ है। और इसके अलावा जन स्वराज के पक्ष में जो एक सबसे बड़ी बात जाती है, पीके के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात जाती है कि वो किसी भी गठबंधन से अलग है, यानी पूरे के पूरे बिहार विधानसभा की सीटों पर उनकी पार्टी उतरने वाली है, और बाकी पार्टियां एक अलायंस के तहत उतरती हैं, जैसे कि जेडीयू और बीजेपी का अलायंस। उस अलायंस में कुछ सीटें जेडीयू को मिलेंगी, कुछ सीटें बीजेपी को मिलेंगी, कुछ सीटें चिराग पासवान को मिलेंगी। जाहिर तौर पर सभी सीटों पर सभी कैंडिडेट नहीं होंगे, एक ही पार्टी के सिंबॉलिक कैंडिडेट नहीं होंगे। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी बड़े हाथ के तौर पर बिहार में रखे और नीतीश कुमार को छोटे हिस्सेदारी के तौर पर खड़ा करे, पेश करे कि एनडीए अलायंस के अंदर एक बार फिर से जेडीयू की हासियत कमजोर रखी जाए। लेकिन जिन सीटों पे जेडीयू लड़ रही होगी, जेडीयू का सैंबल होगा, उस सीटों पर बड़े आसानी से प्रशांत किशोर
हमला कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक दो मुकम्मल ग्रुप है महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट पार्टियां हैं, दूसरी ओर एनडीए जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की हम और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन सब को लेकर के। इसके अलावा मुकेश सहनी है, उनका रूप थोड़ा सा अलग होता हुआ दिख रहा है। पिछली बार वो महागठबंधन के साथ थे, इस बार वो कोशिश करेंगे कि उनको एक अलग जगह मिले। तो लेकिन कहाँ जाते हैं, इसमें इधर उधर लोग हो सकते हैं। इसमें उपेंद्र कुशवाहा को भी जगह मिलना है, जो कि एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए से राज्यसभा के सदस्य बनाकर भेजे गए हैं। लेकिन इन दो गठबंधन के बीच में से जो प्रशांत किशोर की पार्टी उभर के आ रही है, पीके की पार्टी उभर के आ रही है, वो हर सीट पे खड़ी होगी और वो अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जहां जेडीयू खड़ी है वहां अपने वोटरों को क्या वो समझा पाएगी कि उनके वोटर जेडीयू को वोट दें, प्रशांत किशोर को नहीं दे। इसी ढंग से जहां बीजेपी खड़ी होगी वहां जेडीयू अगर अपने साथ ही रहे कांग्रेस के साथ, वहीं जेडीयू भी ये काम कर सकती है कि वो अपने पुराने सहयोगी कांग्रेस के साथ मिलकर के जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी वहां पर वो अपने वोट को कांग्रेस के हक में ट्रांसफर कर दे। तो ऐसा समीकरण बनता हुआ दिख रहा है और इसमें फायदे में अभी जब हम आ कर रहे हैं तब काफी हद तक प्रशांत किशोर आगे दिख रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि जहां सभी दल अपने अपने युवा को सामने कर रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई युवा मुकम्मल चेहरा नहीं मिल पाया है बिहार में, जिसके जरिए वो काउंटर करे निशांत कुमार को, जिसके जरिए वो काउंटर करे तेजस्वी यादव को, जिसके जरिए वो काउंटर करे चिराग पासवान को, जिसके जरिए वो काउंटर करे कन्हैया कुमार को और जिसके जरिए वो काउंटर करे प्रशांत किशोर को। तो अभी कह रहे हैं कि तुरुप का इक्का भारतीय जनता पार्टी की ओर से आना बाकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने युवा चेहरा के तौर पर अब तक जिसको भी सामने किया है वो उनके अपने कैडर से नहीं है। जैसे सम्राट चौधरी, उनके पिता, और खुद सम्राट चौधरी की राजनीति की शुरुआत भी आरजेडी से हुई है। उनके पिता शक्नी चौधरी आरजेडी के काफी कद्दावर नेता रहे थे, कुछ दिनों तक जेडीयू में रहे। और वो सम्राट चौधरी जो कुछ दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और अब उप मुख्यमंत्री हैं इस सरकार में, तो वो बाहर से लाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल कैडर से सम्राट चौधरी नहीं है। इसके अलावा विजय सिन्हा है, वो भी उनकी उम्र भी युवा वाली नहीं कही जा सकती है। इसके अलावा जो डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, बेतिया से आते हैं, वो भी उनकी उम्र युवा की कह सकते हैं, क्योंकि उनके पिता मदन मोहन जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता रहे थे और संघ परिवार से कहीं ना कहीं उनकी बिलोंगिंग रही। लेकिन बाद के कुछ दिनों में वो आरजेडी में चले गए थे, लालू प्रसाद यादव के प्रति मोहित हो गए थे और आरजेडी से बेतिया से वो आरजेडी के एमपी भी बने थे, लोकसभा सदस्य भी बने थे और बाद में फिर आखिरी दिनों में वो बीजेपी में लौट आए थे अपने पैरेंटल पार्टी में। तो उस हिसाब से अगर आप डॉक्टर संजय जायसवाल को देखें वो भी नहीं है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक युवा चेहरा का आना बाकी है, जिसके बारे में इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अभी जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है पिछले दिनों, उसमें कुछ युवा चेहरा जरूर हैं, लेकिन चूंकि बिहार की राजनीति पूरी तरह से जातिगत आधार पर चलती है, जिसे प्रशांत किशोर का तिलिस्म तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी बात समझ में आनी बाकी है कि निशांत कुमार क्या अपने पिता के भांति ही जेडीयू के उस वोट बैंक को, जो कुछ यहाँ से कुछ वहां से कुछ वहां से ला करके बनाया गया है, उसे मेंटेन कर पाते हैं या नहीं, या फिर जेडीयू स्लिप करके, जिसका इंतजार आरजेडी काफी दिनों से कर रही है कि नीतीश कुमार एक बार कह दें कि वो राजनीति के पटाक्षेप में जाने वाले हैं, वो सक्रिय नहीं रहने वाले हैं, तो जो वोट बैंक आरजेडी का टूट के नीतीश कुमार के पास पहुंचा है वो अपने आप चुंबकीय ताकत के तहत वापस आरजेडी में लौट जाएगा। तो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है देखना कि क्या निशांत कुमार अपने पिता के बिलोंगिंग्स को, अपने पिता के जो वोट बैंक हैं, जो महादलित का वोट बैंक है, कुछ मुस्लिम्स उनके साथ हैं, उन सब को लेकर के मेंटेन करके। इसके अलावा कुशवाहा है जो कि अपने को अलग महसूस नहीं कर पाता कभी नीतीश कुमार के रहते हुए, उन तमाम जनप्रतिनिधियों का नेता बन पाएंगे निशांत कुमार के लिए परीक्षा वाली बात है। हालांकि परीक्षा तो तेजस्वी को भी देनी है, क्योंकि तेज प्रताप ने जिस ढंग से, उनके बड़े भाई ने जिस तरीके से बिहार के राजनीति को होली के मौके पर मलिन किया है इस चुनावी वर्ष में, तो तेजस्वी को बताना है कि नहीं, उनका ऐसा कोई वास्ता नहीं है, ना उनका इरादा है। इस अंतर्द्वंद के दौर में चल रहा है आरजेडी और
पूरा भी साफ होना बाकी है। लेकिन जो कुछ भी होना है, अक्टूबर तक बिहार की राजनीति बहुत मनोरंजक रहने वाली